हाय गाइस, वनडी एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, अदर की डेवलपमेंट इसमें जितने होंगे सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, इसके साथ ही पॉलिटी गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पीटी 365 का मतलब लगभग हम कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, लगभग क्या पीटी 365 का इन्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप लोग चेक कर सकते हैं। पॉलिटी गवर्नेंस हो चुका है, इसके साथ ही पॉलिटी गवर्नेंस, इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर और पर्सनालिटी इन न्यूज, ये सारे हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। अभी जो चल रहा है ये है इकोनॉमिक्स पीटी 365 का, पीटी 365 इकोनॉमी चल रहा है। ठीक है, ये एक आध दो दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अदर प्रमुख घटनाक्रम यानी अदर की डेवलपमेंट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है? तो हाल ही में सेबी क्या किया है कि एक संशोधन किया है। ठीक है, रिफॉर्मेशन किया है, इसलिए चर्चा में है। तो कह रहा है सेबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट्स विनियमन 2024 में संशोधन किया है। नए मानदंड स्पॉन्सर को प्राइवेट प्लेसमेंट वाले इन्वेस्टमेंट के द्वारा सबऑर्डिनेट यूनिट जारी करने की अनुमति देता है। किसको? स्पॉन्सर्स करके, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट वाले इन्विट्स को भी अब इसमें इसको अनुमति दिया जा रहा है। इसके अवसंरचना परियोजना के अधिग्रहण के लिए दिया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो किसी भी परिसंपत्ति के लिए स्पॉन्सर्स विक्रेता के लिए इन्विट खरीदार के द्वारा तय किए गए वैल्यूएशन में अंतर को समाप्त करना है। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी जैसे कि आप देख सकते हैं सेबी के अंतर्गत जो भी उसके लिस्ट में सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड जो भी कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो किसी का अगर प्राइस 1000 है, तो बाई ब्रोकर आप जाते हैं तो वही चीज आपको पता चलेगा कि 12,000, 13,000, 15,000 के समथिंग मिलेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसके वैल्यूएशन में काफी डिफरेंट देखा गया है, जिसे ये समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, इनविट्स आखिर है क्या? ठीक है, तो इनविट्स के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो ये म्यूचुअल फंड में समानहीन निवेशक के माध्यम से निवेशकों को टोल जैसे कि रोड, बिजली लाइन, पाइपलाइन जैसी अवसंरचना जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उस परियोजनाओं में निवेश का विकल्प प्रदान करती है। तो इसी को इनविट्स कहा जाता है। ठीक है, स्पॉन्सर इंफ्रा कंपनियां सेबी के माध्यम से इनविट स्थापित कर सकती है और वित्तीय अस्थितियों का प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन, प्रतिभूतिकरण हित का परिवर्तन अधिनियम सरफेसी एक 2002 के तहत उधार लेने वाली यानी कि बोरोवर का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, बोरोवर वर्ड जो है ना, इसको उधारी हिंदी में बोलते हैं। लाइक बोरोवर जो है एक इकोनॉमिक्स का वर्ड हो गया। ठीक है, डेप्थ भी होता है, डेप्थ मतलब कर्ज होता है। ठीक है, तो ये बोरोवर इंग्लिश में इकोनॉमिक्स का वर्ड हो गया। ठीक है, किसी इनविट के पक्षकारों में उसे ट्रस्टी, स्पॉन्सर, निवेश प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन शामिल होते हैं। इनविट अपने निवेश पर टोल, किराया या फिर ब्याज व लाभांश के माध्यम से आय अर्जित करते हैं और यही आय जो है निवेशकों यानी कि यूनिट खरीदारों के वितरित किए जाते हैं। निवेशकों की इस आय पर टैक्स भी लगाया जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स लगाया जाता है। इनविट के अगर हम लोग इंपॉर्टेंट की बात करें, ये क्यों सिग्निफिकेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है? ये कम राशि में भी निवेशक की सुविधा देती है। इसके साथ ही निवेशक जो है यानी कि इन्वेस्टर जो होते हैं, इनविट के जरिए छोटी राशि भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बड़ा अमाउंट होनी चाहिए। तरलता की बात करें, लिक्विडिटी, तो ये यूनिट स्टॉक एक्सचेंज को एक यानी कि स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होती है, इसलिए खरीद बिक्री के लिए यूनिट हमेशा उपलब्ध रहती है और इस तरह कभी भी यूनिट को बेचा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड जो है बहुत ही चर्चा में है, हम लोग इसे भी देखेंगे। निवेश शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है, ये दावेदारों के सवालों का बेहतर समाधान करने के लिए 5 अंकों का टोल फ्री नंबर जारी किया है। वो टोल फ्री नंबर क्या है? तो 14453 यानी कि 14453, 14453 ये नंबर है। ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो और कुछ याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा, एक तो एक पॉइंट रखिएगा कि भाई वो जो 5 अंकों का टोल फ्री नंबर है
यानी कि निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि के द्वारा, तो वो कौन सा नंबर है, तो 14453 याद रखना है। दूसरा मंत्रालय पूछेगा तो कॉर्पोरेट एवं कार्य मंत्रालय। बाकी कंपनी अधिनियम, ये तो आपको सभी को पता है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ये जो भी सेबी वगैरह से रिलेटेड वर्क वगैरह होता है तो ये लगता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम आपसे कहें 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है जिससे पीटी में क्वेश्चन बने तो आप सोल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं कि इस 2013 के तहत इसे स्थापित किया गया था। ये संगठन निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आईपीएफ शेयरों या फिर दावा न किए गए लाभांशों के मैच्योर डिपॉजिट यानी कि डिबेंचर की वापसी की सुविधा प्रदान करता है और इस प्रकार निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रंट रनिंग। क्या है फ्रंट रनिंग, ये वर्ड चर्चा में है तो हम लोग फ्रंट रनिंग देखेंगे। तो कह रहे हैं फ्रंट रनिंग जो है, हाल ही में एक म्यूचुअल फंड प्रबंधन पर फ्रंट रनिंग में शामिल होने का आरोप लगाया है, ठीक है। सेबी के अनुसार किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के किसी भी बड़े ऑर्डर के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने से पहले, ठीक है, जैसे कोई कंपनी है जो सेबी के तहत ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके कोई भी कंपनी के कोई भी ऑर्डर अगर यदि है तो सार्वजनिक करने से पहले ऑर्डर का पता करके, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, शेयर खरीदार या बेचना, ऑप्शन या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन लेना, ये फ्रंट रनिंग कहलाता है। यानी कि चाहे वो वर्तमान में हो या फ्यूचर के लिए यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा, यानी कि शेयर खरीदना बेचना या फिर कोई ऑप्शन ऐसा रखा जाता है कि हो सकता है कंपनी जो है फ्यूचर में हम इसे कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बेच सकते हैं या कोई लेने वाला है, तो इसे गुप्त तरीके से रखा जाता है। दैट इज कॉल्ड द फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग जो है ये सारे इकोनॉमिक्स वर्ड है तो आपको याद रखना है। भारत में फ्रंट रनिंग एक गैर कानूनी गतिविधि है। क्या है? गैर कानूनी गतिविधि है, ठीक है। ये वित्तीय बाजारों में विश्वास को कमजोर करती है। इसके साथ ही निवेशक के साथ साथ विश्वासघात हो सकता है क्योंकि जानकारी सार्वजनिक होने तक उसका फायदा उठा लिया गया होता है, ठीक है। 2022 में भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड म्यूचुअल फंड विनियमन 1996 में संशोधन करके इसके जरिए फ्रंट रनिंग पर रोक लगाने के लिए प्रावधान किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे जो चर्चा में है, इंडिया वो लैटिलिटी, ठीक है। इंडिया वो लैटिलिटी की बात करें इंडेक्स, तो हाल ही में इंडिया वो लैटिलिटी इंडेक्स जो 21 के बारे में क्रिटिकल स्तर से भी ऊपर चला गया है। 21 क्रिटिकल स्तर से भी ऊपर चला गया है। भारत शेयर बाजार में बढ़ती वोलैटिलिटी का संकेत देता है। इंडिया वोलैटिलिटी इंडेक्स की बातें करें तो एक माप होता है, एक इंडिकेटर्स होता है, ठीक है। ये अंडरलाइन इंडेक्स के निकट भविष्य में, जैसे कि इसके 30 कैलेंडर दिन में कितना उतार चढ़ाव रहने की उम्मीद होता है, ठीक है। यानी कि जैसे आप देखते हैं ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव होता रहता है, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है कि इसमें 30 कैलेंडर दिन में कितना उतार चढ़ाव होने रहने की यानी संभावना रहती है, तो यही इसमें मेंशन है। इंडिया वोलैटिलिटी इंडेक्स की बातें करें तो जितना अधिक होगा वैलेटिलिटी की उम्मीद भी उतना ही अधिक होगी। इसका माना जाता है कि कम होगा वैलेटिलिटी की उम्मीद भी उतनी कम होगी। निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन की कीमतों पर आधारित है। ये शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज की गणना की पद्धति का उपयोग करता है। यानी कि CBOE की बात करें तो 1993 में अमेरिका बाजार में एक वोलैटिलिटी इंडेक्स शुरू करने वाला सबसे पहला एक्सचेंज था। तो एक फैक्ट तो ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि ये जो है इंडिया वोलैटिलिटी इंडेक्स 21 के क्रिटिकल स्तर से भी ऊपर चला गया है, तो ये हमारे लिए खतरा का विषय है। मतलब इंडिया के जो लाइक बोले तो जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं उसके तहत ये इकोनॉमिक्स के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर कम आ सकते हैं, तो यही चीज कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिंटरनेट क्या है, ठीक है। फिंटरनेट क्यों चर्चा में है? फिंटरनेट जो है इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी के भविष्य की वित्तीय प्रणाली के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में फिंटरनेट की अवधारणा का प्रस्ताव रखा है। फिंटरनेट क्या है? तो ये जो है भविष्य की वित्तीय प्रणाली के लिए परिकल्पना है। ये बिल्कुल इंटरनेट की तरह होता है जिसके अनेक वित्तीय इकोसिस्टम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह व्यक्ति और व्यवसायों की उनकी वित्तीय गतिविधियों के केंद्र में रख करके उन्हें सशक्त बनाया जाता है, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं? तो किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति को कितनी भी राशि को किसी भी समय कहीं पे भी किसी भी डिवाइस का उपयोग करके बिना बाधा के ट्रांसफर करने में सक्षम बनाता है। ये वित्तीय सेवाओं के बीच बाधाओं को कम करता है।
क्लीनिंग व्यवस्था संदेश भेजने की श्रृंखला को सरल बनाता है, अलग अलग प्रणालियों के बीच संघर्ष बाधा को समाप्त करता है। ठीक है, तो ये चर्चा में है, अपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो परपेचुअल बॉन्ड के बारे में बात करें तो हाल ही में नियमों में बदलाव के बाद भारत का पहला अतिरिक्त टीयर 1 यानी कि परपेचुअल बॉन्ड जारी किया गया है। ये नियमों के बदलाव में परपेचुअल बॉन्ड का अधिक आकर्षण बनाने के लिए किया गया है। अब हम लोग जानेंगे आखिर ये परपेचुअल बॉन्ड होता क्या है। ये धन जुटाने के साधन होते हैं, सामान्य बॉन्ड की तरह भी विपरीत इनकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती है, यानी कि इसके कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होता है। ये अपने धारकों को नियमित रूप से ब्याज कूपन भुगतान करता रहता है और बॉन्ड का कोई निश्चित समाप्ति नहीं होती है। ठीक है, बॉन्ड धारक द्वितीय बाजार में बॉन्ड बेचकर या फिर जारीकर्ता बॉन्ड को भुगतान करने का निर्णय लेता है, तब ये मूल्य धन वापस प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इन बॉन्डों के जारीकर्ताओं को तब तक ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि बॉन्ड धारकों को दे यानी कि ब्याज कूपन का भुगतान करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो चर्चा में है, तो ये जो है पार्टिसिपेटरी नोट्स क्यों चर्चा में है। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स की बात करें तो GIFT यानी कि गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFC के संचालित पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को पी नोट्स जारी करने की अनुमति दिया गया। ठीक है, यानी कि विदेशी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इंडेक्स है, इन्वेस्टर्स है, उसको पी नोट जारी करने की अनुमति दिया गया, इसलिए चर्चा में है। अब हम लोग देखेंगे पी नोट आखिर है क्या। तो इसे सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है और PFI जो है, ठीक है, PFI के द्वारा, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पंजीकृत, PFI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, PFI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेशकों को जारी किया जाता है। ऐसे निवेशक भारत में स्वयं को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेशक कर सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि वह अपने आप को पहले रजिस्टर्ड करे, इसके बाद भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पी नोट्स जो होता है ऑफशोर डेरिवेटिव साधन है, इनमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में भारतीय शेयर होते हैं। इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, तो सेबी में पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं पड़ती है और गुमनाम रहकर भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। भारतीय शेयर में निवेश के लिए इच्छुक निवेशकों के लिए विकल्प होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है क्या, तो भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया। ठीक है, इसे 2022 में गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सर्विसेज सेंटर गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया था। उच्च शुद्धता वाले सोना चांदी को बुलियन कहा जाता है, यानी कि जो हाई क्वालिटी के होते हैं, जैसे कि सोना चांदी को, जैसे उच्च शुद्धता वाले सोना चांदी को बुलियन कहा जाता है। और अक्सर बारसिलिया इगोट्स सिक्कों के रूप में रखा जाता है। ये एक्सचेंज IFC प्राधिकरण IFSCA की देखरेख में कार्य करता है। इसके प्रमोटर्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जैसे कि भारत अग्रणी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान शामिल है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको थोड़ी कठिन लगेगा, समझ में नहीं आएगा। जो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़ते हैं तो उन लोगों के लिए तो आसान है, बाकी आप 2 से 3 बार 4 बार वीडियो को सुनिएगा, पढ़ना है, क्योंकि भाई एग्जाम क्वालिफाई करना है, सीधी सी बात है, पढ़ना है आपको। पहले से इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज ये, क्योंकि अब इस साल जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे कि भाई आपको 2 से 3 बार 4 बार चीजों को पढ़ना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि पहले से आपको स्टैटिक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कह रहे हैं कि कैरी ट्रेड क्या होता है। कैरी ट्रेड जो है, हालांकि अपने आप में एक नोट्स है गाइस, समझ रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा बताने की मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक नोट्स है और पूरे 1 ईयर्स का कंपाइलेशन है PT 365। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि कैरी ट्रेड क्या है। कैरी ट्रेड अमेरिका के कुछ अग्रणी टेक कंपनी शेयरों में गिरावट के कारण पिछले कुछ ट्रेडिंग सेंसर्स में कैरी ट्रेड का मुद्दा चर्चा में रहा है। ठीक है, कैरी ट्रेड एक निवेशक रणनीति होता है, यानी एक इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, एक उसके लिए एक रास्ता बनाया जाता है जो अक्सर विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़ी होती है। कैरी ट्रेड में इन्वेस्टर जो होते हैं कम ब्याज दर वाली मुद्रा उधार लेकर के हाई ब्याज दर वाली मुद्रा में निवेश करते हैं। ठीक है, और स्थिर मुद्रा या फिर बाजार दरों को उतार चढ़ाव के कारण कैरी ट्रेडिंग एक जोखिम भरा निवेशक विकल्प हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है, आपको देख लेना है।
नेक्स्ट है बाह्य क्षेत्रक यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर क्या है? भारत का व्यापार घाटा यानी कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट। देखो एक लाइन में समझो क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है, सपोज करो कि आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, एकदम साधारण लैंग्वेज में समझा रहे हैं। 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए का सपोज करो कि आपके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए का आप क्या किए, मान लो आप चाइना से 100 रुपया का, ऐसे समझो कि आपके पास, आप जो ये 100 रुपए का प्रोडक्शन किए, मतलब सामान को कोई उत्पादन किए हैं 100 रुपए का, तो ये सामान जो है चाइना से आपने वहां पे इसको मात्र 40 रुपया, टोटल सामान आपने 40 में बेचा या कुछ सामानें मात्र 40 में बेचा। लेकिन चाइना से आप जो सामान मंगाते हैं, चाइना से आप इंडिया में सामान कितना मंगा लिए, मान लो कि 100 रुपए का मंगा लिए, तो आप तो 40 रुपए का दिए, तो 40 रुपए उधर आएगा तब तो जाके बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो जीरो डेफिसिट होगा। लेकिन यहाँ आप 60 रुपए का उल्टा मंगा लिए सामान, तो कितना, 20 रुपए का आप घाटे में चले गए। मतलब कि जितना का कुल मिला के यूं कहें कि आप अगर जितना इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा, जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा आप एक इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जितना कोई सामान जो है आप बेचते हैं उससे ज्यादा आप उससे इंपोर्ट कर लिए, उससे मंगा लिए, सामान खरीद लिए, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। मतलब आप घाटे में हैं, जितना सामान मुझे लेना चाहिए था, बेचना चाहिए था, उससे ज्यादा हम उसे सामान ही मंगा लिए। तो वही चीज कह रहा है कि इंडिया जो है, भारत का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। आगे हम लोग देखेंगे, यानी कि एक लाइन में याद रखना है, जितना इंपोर्ट आप सामान मंगाते हैं किसी भी देश से, आप अपना सामान जो है किसी भी देश से, जैसे चाइना से कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट, खिलौना हो गया या कोई सामान हो गया, तो ये सारे सामान इंडिया में आप मंगाते हैं, उससे ज्यादा जो है आप जितना सामान बेचते हैं चाइना को, मान लो कि आप अपना प्रोडक्शन जो है चाइना को बेचे 500 करोड़ का, सपोज करो, और चाइना से आप 1000 करोड़ का सामान जो है ऑलरेडी मंगा लिए, तो आप खुद सोचो कि आप घाटा में है कि प्रॉफिट में है? तो घाटा में है, क्योंकि 500 करोड़ का आप सामान भेजे, उसे 1000 करोड़ का सामान वहां से उसके देश से मंगवा लिए, तो आपको घाटा होगा, सीधी सी बात है। तो यही कहा जा रहा है कि, यानी कि इकोनॉमिक्स वर्ड में कहा जाता है कि जितना आप इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा, जितना आप एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा अगर इंपोर्ट किए, सामान मंगाया, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। भारत का व्यापार घाटा की बात करें तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तो ये एक फैक्ट याद रखना है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारी में 9, यानी कि 9, यहाँ पे लिखा है 9 के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया गया, यानी कि 9 कंट्रियों के साथ जो है व्यापार घाटा दर्ज किया गया, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे 9 कौन कौन सी कंट्री वगैरह हैं, ठीक है। भारत की विदेशी व्यापार वर्तमान स्थिति वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी देश चीन है, यानी कि सबसे ज्यादा हम सामान चीन से मंगाते हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। इसके बाद हम लोग बातें करें सऊदी अरब अमीरात है, फिर रूस है, सऊदी अरब है, ये घटते क्रम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बातें करें चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के साथ भारत का व्यापार घाटा 2022-23 की तुलना में बढ़ा है, यानी कि 2022-23 की तुलना में वर्तमान 2023-24 में हमारा व्यापार थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है, ठीक है। तो चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, हांगकांग के साथ भारत का व्यापार घाटा की तुलना बढ़ा है, यानी व्यापार घाटा जो है हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किसके साथ? चीन के साथ, रूस के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, हांगकांग के साथ। आप अक्सर न्यूज में, द हिंदू में पढ़ते होंगे कि रूस से इस बार हम लोग क्रूड ऑयल इतना ज्यादा मंगा लिए हैं, इतना ज्यादा मंगा लिए कि हम लोग ट्रेड डेफिसिट में चले गए हैं। वही हाल चाइना के साथ है। चाइना से हम लोग जो भी बहुत सारे सामानें मंगाते रहते हैं, चाहे वो खिलौने का प्रोडक्ट्स हो गया या भी कोई भी सामान हो गया, अक्सर आप देखते हैं चाइनीज हर आइटम, हर सभी के घर में चाइना का सामान कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, चाहे पंखा हो, इलेक्ट्रिक सामान हो या कोई भी मोबाइल हो, कोई भी चीजें हो, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि हमारे साथ किसके साथ घटा है, तो याद रखना है चाइना, रूस, दक्षिण कोरिया, हांगकांग 2022-23 की तुलना में बहुत ज्यादा डेफिसिट बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ा है। जबकि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, इराक के साथ कम हुआ है, यानी कि व्यापार हमारा डेफिसिट कम किसके साथ हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ कम हुआ है, सऊदी अरब के साथ हुआ है, इंडोनेशिया के साथ, इराक के साथ, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की कह रहा है
कि ये विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 की समीक्षा हुआ है, जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, उसमें भारत वैश्विक कृषि निर्यातों में 8वें स्थान पर, वस्तु निर्यात में 18वें स्थान पे और सेवा निर्यात में 7वें स्थान पे है। यानी फिर से पढ़ो, भारत जो है वैश्विक यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे कृषि निर्यात में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने में, हम लोग जो सामान है दूसरे को बेचने में 8वें नंबर पे हैं, जबकि निर्यात करने में 18वें स्थान पर है और सेवा निर्यात में 7वें स्थान पे। ठीक है, भारत का व्यापार अधिशेष की बात करें यानी कि ट्रेड सरप्लस, तो देखो ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है कि हमें उसमें बेनिफिट हुआ, लाइक हम अपना सामान जो है ज्यादा बेचते हैं और कम खरीदते हैं एक लाइन में। तो भारत व्यापार अधिशेष का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, इटली, ये MVVI कर लीजिए चाहे स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम एज इट इज रट के जाना है, क्योंकि हो सकता है आपसे ऑप्शन ले ले कि हम इस साल जो है 2023-24 में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके साथ बेल्जियम, इटली और उसमें हांगकांग ऐसा ऑप्शन दे दे कि इसके साथ हम लोग ट्रेड सरप्लस में है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका तो ठीक है, लेकिन उसमें चाइना नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन कौन आएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, इटली। ये आपको याद रखना है कि टोटल 5 ऐसे कंट्री है, वो हम लोग सरप्लस ट्रेड में रहे हैं। ठीक है, यानी ट्रेड सरप्लस, इससे हमें फायदा हुआ है। इसके साथ व्यापार घाटा क्या है, तो अब ऑलरेडी हम आप लोग को बता चुके हैं, बट फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। व्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश के आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता है, यानी कि आप सामान किसी कंट्री से ज्यादा खरीदते हैं और अपना सामान कम बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड द व्यापार घाटा। समझ रहे हैं? इसे नकारात्मक व्यापार की संतुलन भी कहा जाता है। भारत के उच्च व्यापार घाटे के कारण बताए, आयात में वृद्धि, यानी कि सोना, कच्चा तेल, फार्मास्यूटिकल सामग्री। ठीक है, यानी कि आयात में वृद्धि हुआ है। आयात मतलब हम दूसरे कंट्री से क्या क्या मंगाए हैं, तो सोना मंगाए हैं, क्रूड ऑयल मंगाए हैं, फार्मास्यूटिकल सामग्री यानी कि जो हमारे दवाइयाँ बनती है उसके सामग्री। उपभोग पैटर्न में बदलाव की बातें करें तो उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लग्जरी गुड्स वगैरह इत्यादि की मांगे बढ़ रही है, तो हमारे इन सब चीज़ों की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। भारत की आर्थिक संरचना संबंधी कारक की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र का बेहतर विकास न होना, लॉजिस्टिक की उच्च लागत और संरचना की कमियां, ये सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इकोनॉमिकली संरचना में बहुत बड़ा फैक्टर है। घरेलू नीति की हम लोग बातें करें तो जैसे कि इन्वर्टेड ड्यूटी व्यवस्था, वस्तुओं के निर्यात पर बार बार प्रतिबंधित लगाना। ठीक है, अन्य अदर हम लोग बातें करें तो मुक्त व्यापार समझौता का बेहतर ढंग से लाभ न उठा पाना, या फिर देशों के द्वारा गैर प्रशुल्क बाधाएं लगाना, ये सारे हमारे साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, व्यापार घाटे के साथ क्या क्या रीजन है, ये सारे है। व्यापार यानी कि उच्च व्यापार घाटे का अर्थव्यवस्था पे क्या क्या प्रभाव हो सकता है, तो इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा। अतिरिक्त आयात के लिए भुगतान करने की आवश्यकता के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ जाएगी, यानी कि जो आपका विदेश में मुद्रा भंडार जो होता है उसमें हमारा कमी आ जाएगा और घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास में यानी कि डेप्रिसिएशन की चिंता बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चालू खाता घाटे की बातें करें तो चालू खाता घाटे में वृद्धि होती है और यह देश की क्रेडिट रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हाई रेट यानी कि उच्च ब्याज दर उधार मिल पाता है। ठीक है, इसके बेनिफिट की बात करें, सकारात्मक प्रभाव की बात करें, पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो उपभोक्ता जो होते हैं यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं, जो वो वस्तु और सेवाओं के व्यापक विकल्प मिलने का संकेत भी होता है। और इसके अलावा यदि घाटा की वजह पूंजीगत वस्तु आयात होता है तो इसे घरेलू निवेश में वृद्धि होती है। निर्यात के बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल, यानी कि हमारे निर्यात के लिए भारत सरकार के द्वारा और क्या क्या प्रबंध लाया गया है, इनिशिएटिव क्या क्या लाया गया है। ठीक है, तो निर्यात उत्पादक शुल्क, करों में छूट योजना वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत निर्यातक उत्पादों पर केंद्र राज्य स्थानांतरित पर वसूले गए करों, ड्यूटी में लेवी को वापस करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही निर्यातक उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट के कारण योजना भारत से पण्य निर्यात योजना का स्थान लिया गया है। ट्रेड कंटेंट ई प्लेटफॉर्म वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये भारतीय निर्यातक विशेषकर एमएसएमई को व्यापार से संबंधित जानकारी रियल टाइम प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने वाली सिंगल विंडो की पहल है। ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय, एग्जिम बैंक, वित्तीय सेवा विभाग के
विदेश मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्था जो है, ये विदेशी व्यापार पर केंद्रित है। भारत की अग्रणी व्यावसायिक शिक्षा संस्था, इस संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रों के अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा के लिए एक अग्रणी शैक्षणिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसे 1963 में वाणिज्यिक मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। 2002 में इसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत में 44.42 बिलियन डॉलर का एफडीआई हुआ है। ठीक है, यानी कि ये अच्छी बात है कि भारत में हमारे यहाँ 44.42 बिलियन डॉलर का फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आया है। ये देखो, जैसे जितना हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना फॉरेन कंट्री से, उतना ही इंडिया के जीडीपी के लिए भी फायदा है। और इसके साथ ही यहाँ मान लो बाहर से कोई कंपनी आएगी, कोई जब कंपनी आएगी, मान लो ये फॉरेन कंट्री है, ठीक है, और फॉरेन कंट्री से कोई इन्वेस्टर, कोई कंपनी आती है, इंडिया हो गया मान लो, तो यहाँ से कब जब कोई कंपनी आएगा हमारे यहाँ, ये इंडिया में कंपनी कोई इसमें एस्टैब्लिशमेंट करेगा, कोई यहाँ पे फंडिंग करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो एफडीआई जब करेगा तो हमारे इंडिया के लिए बेनिफिट है, जीडीपी भी हमारा बढ़ेगा। इसके साथ ही यहाँ के नियर अबाउट जो भी रोजगार वगैरह उत्पन्न होगा, लेबर जो है वो हमारे यहाँ लेबर वैसे भी सस्ते मिल जाते हैं, इंडिया में इतने लोग हैं, इतने लेबर्स हैं कि सस्ते रेट पे हमारे यहाँ लेबर मिल जाएगा, लोग इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ ये सारे बेनिफिट है कि जीडीपी में भी ग्रोथ होगा, इसके साथ ही यहाँ के कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे इसके फायदे भी हैं। ठीक है, नुकसान कम फायदा ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 44.422 बिलियन डॉलर का एफडीआई शुरू हुआ है, यानी हुआ है भारत में। वित्त वर्ष 2022-23 में 46.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश में 3.42 कम है, यानी इसकी अपेक्षा करें 22-23 की अपेक्षा करें तो हमें थोड़ा सा 3.49% थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये दुख की बात है, बढ़ना चाहिए था। ठीक है, एफडीआई से संबंधित ट्रेड्स वित्त वर्ष 2023-24 में घटते क्रम हम लोग बात करें, सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो सबसे ज्यादा एक नंबर पे महाराष्ट्र में हुआ है, दूसरे नंबर पे गुजरात में हुआ है, तीसरे नंबर कर्नाटक हुआ है। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, दूसरा जो है सेवा क्षेत्र है, सर्विस क्षेत्र है, और तीसरा जो है निर्माण गतिविधि है। भारत में सबसे अधिक एफडीआई करने वाला देश कौन है, तो सबसे ज्यादा सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट आता है, दूसरा मॉरिशस से आता है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है। और कुछ याद करो या नहीं करो, ये सारा पॉइंट आप याद कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सर्वाधिक एफडीआई वाले कौन कौन से हैं, हमारे सबसे ज्यादा कौन कौन से राज्य में होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, 3। किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आता है सबसे ज्यादा, तो याद रखना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, दूसरा सर्विस सेक्टर में, तीसरा निर्माण गतिविधि में। ठीक है, कौन कौन से कंट्री भारत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो सबसे ज्यादा सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, मॉरिशस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये इतना याद रखना है। ठीक है, कह रहे कि भारत में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह इनफ्लो 2000 से लेकर 2024 तक घटे क्रम क्या है, 3 सबसे बड़ा निवेशक देश कौन है, यानी कि 2000 से लेकर 2024 में घटते क्रम कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है तो मॉरिशस है, फिर सिंगापुर, फिर यूएसए है। प्राप्त करने वाले 3 सबसे बड़े क्षेत्रक है, तो सर्विस सेक्टर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, ट्रेडिंग है, उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो रिमिशंस ऑफ ड्यूटीज अंडर टैक्स, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन काम करता है, मर्केंडीज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम काम करता है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड काम करता है। ठीक है, एफडीआई के बारे में हम बातें करें तो डीपीआईटी भारत में एफडीआई नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। भारत में एफडीआई को अनुमति निम्नलिखित 2 तरीकों से दिया जाता है, एक होता है स्वचालित मार्ग होता है, एक सरकारी मार्ग होता है। स्वचालित मार्ग में इसमें सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि सरकारी मार्ग के द्वारा अगर एफडीआई कोई फॉरेन से अगर इन्वेस्टर भारत में आता है, उसके लिए उसके लिए आवश्यकता होती है सरकारी, यानी कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेशक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एफडीआई में शामिल है। एफडीआई मुख्य रूप से गैर
ऋण सृजन वाला पूंजी प्रवाह है, ठीक है। लॉटरी व्यवसाय, जुआ हो गया, बेटिंग, चीट फंड हो गया, निधि कंपनी, ट्रेडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, एफडीआई पर प्रतिबंध है। किस चीज में है? जैसे लॉटरी व्यवसाय हो गया, उसमें आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करें भारत में, तो बंद है। जुआ वगैरह में बंद है, बेटिंग वगैरह करते हैं उसमें भी बंद है, चीट फंड में भी बंद है हमारे यहाँ। निधि कंपनी, ट्रेडिंग और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ये सारा एफडीआई के लिए प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है, प्रोहिबिटेड है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की बात करें, देखो एक होता है एफपीआई और एक होता है एफडीआई। एफडीआई में क्या होता है? एफडीआई जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे 10 साल, 20 साल, 50 साल ऐसे होता है। इसमें एफडीआई में आप चाहें कि एक ही दिन में हम तुरंत अपना कंपनी को खाली करके तुरंत अमेरिका का आया है कोई फॉरेन कंट्री में तो चला जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जबकि एफपीआई जो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो का मतलब जैसे होता है कि आपका कोई कंपनी ऑलरेडी आप लगाए हुए हैं और ये आपका कोई पार्टनर बन रहा है और पार्टनर बन के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये जब मन करे जब अपना पूंजी लिया, 1 2 3 रफू चक्कर हो गया, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है अब हमारे लिए बेटर कौन है? तो सबसे ज्यादा बेटर है एफडीआई, ठीक है। अब हम दोनों में डिफरेंट देखेंगे, दोनों को मानदंड क्या क्या होता है ये सारा हम लोग देखेंगे। एफडीआई जो है यह देश की किसी भी कंपनी या व्यक्ति के द्वारा दूसरे देश में व्यावसायिक हितों के किया गया निवेशक होता है। जबकि एफपीआई जो होता है यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये एफपीआई का ये अर्थ होता है कि किसी अन्य देश के वित्तीय परिसंपत्ति में निवेश करना, जैसे एक्सचेंज हो गया, सूचीबद्ध स्टॉक, बॉन्ड हो गया। जैसे हमने कहा ना कि कोई कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट है और उसमें ये पार्टनर बनते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है एफडीआई, ये डायरेक्ट इनका खुद का अपना एस्टेब्लिशमेंट होता है, ये खुद के इनके अपने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अपने लेबर रखेंगे, अपने स्टाफ रखेंगे, अपने हर चीज अपना खुद इनका होता है, ठीक है। निवेश कहाँ करेंगे एफडीआई? तो फैक्ट्री लगा सकते हैं, कार्यालय कर सकते हैं, संरचना जैसी भौतिक संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। एफपीआई की बात करें तो ये शेयर हो गया, स्टॉक, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड जैसी वित्तीय परिसंपत्ति में निवेश करते हैं, ठीक है। नियंत्रण की हम लोग बात करें, कंट्रोल की बात करें, तो एफडीआई जो है यह निवेशक को प्रबंधन और संचालन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण या प्रभाव प्रदान करता है। जबकि एफपीआई जो है यह कोई नियंत्रण प्रदान नहीं करता है, निवेशक निष्क्रिय शेयरधारक के रूप में कार्य करता है। जैसे हमने कहा ना कि एज अ पार्टनर समझ लो, ठीक है। इसमें एफडीआई में क्या क्या जोखिम हो सकता है? तो दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक आर्थिक कारकों के संपर्क में आने के कारण ये जोखिम की संभावना हो सकती है। अब मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो हो सकता है कि वो एफडीआई जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भी पर्सन करेगा हमारे यहाँ, तो इसका कोई अपना विचार कुछ अलग होगा, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल अगर उसका विचार कोई अलग होगा तो इससे हमारे लॉस होगा एफडीआई को, ठीक है। और वहीं एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जोखिम इसमें कम होता है, क्योंकि निवेशक को आसानी से भुनाया या वापस निकाला जा सकता है। यानी कि आप कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है, जब मन करे जब निकल गए, लेकिन ये निकलना आसान नहीं होता है। अस्थायित्व की बात करें एफडीआई में तो अधिकतर स्थिति क्योंकि निवेश से निकासी संभावना कम होती है, जबकि एफपीआई में अत्यधिक स्थिर, क्योंकि बाजार में मंदी होने पर तुरंत फंड निकला जा सकता है। यानी कि जैसे ही आपका कंपनी देखेगा कि लॉस है भाई, पार्टनर अपना निकल लेगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि यदि नोट में यदि किसी भारतीय कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कंपनी की 10% हिस्सेदारी से अधिक हो जाती है तो आरबीआई ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में वर्गीकृत करता है, ठीक है। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, ठीक है, यानी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज, ये बहुत इस साल चर्चा में है, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। आरबीआई ने भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल नॉन रेसिडेंटी रूपी यानी कि स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को सक्षम बनाने पर जोर दिया है, ठीक है। एनआरआर और एसआरवी क्या है, ठीक है। तो एनआरआर और एसआरवी स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी होता है, ठीक है, स्पेशल नॉन रेजिडेंटी रूपी होता है। इसमें भारत के बाहर रहने वाले कोई भी व्यक्ति जिसका भारत में व्यावसायिक हित रुपए में वास्तविक प्रमाणिक लेन देन करने के उद्देश्यों से एसएनआरआर खाता खोल सकता है। जैसे एनआरआई होता है ना, नॉन रेसिडेंटियल इंडियन हो गया, या भारत में कोई भी जो रहता है नॉन रेसिडेंटी पर्सन जो रहता है भारत से बाहर फॉरेन कंट्री में, वो अपना इसमें खाता खोल सकता है। आमतौर पर एसएनआरआर खाते को व्यापार, विदेश निवेश,
यानी कि कोई ट्रेडिंग पर्पस हो गया, विदेशों में इन्वेस्टमेंट, बाहर से यहाँ अगर कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ वो खाता खोल सकता है। बाहर वाणिज्यिक उधार हो गया, उसमें निर्धारित लेन-देन के लिए अनुमति दिया जाता है। जबकि स्पेशल रूपी वोस्ट्रा अकाउंट है, स्पेशल रूपी वोस्ट्रा अकाउंट जो है, वोस्ट्रा खाते यानी कि घरेलू बैंकों में किसी विदेशी बैंकों के ऐसे खाते होते हैं जो घरेलू मुद्रा भारत के मामले में रुपये में खोले जाते हैं, ठीक है। एसआरबीए मौजूदा वोस्ट्रो प्रणाली में एक अतिरिक्त व्यवस्था है। ये मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा का उपयोग करती है और एक पूरक प्रणाली के रूप में कार्य करती है। एसआरबीए खोलने के लिए आरबीआई के पूर्वी मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय कह रहे हैं कि मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में हम लोग बातें करें तो अंतर्राष्ट्रीयकरण जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जिसे जारी करने वाले देश के अलावा विदेशी में भी लेन-देन के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में आरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। केवल जारी करने वाले देश नागरिकों को नहीं, इसके केवल यानी कि जो जारी करता है वही देश के नागरिक के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य देश के नागरिक भी ऐसे मुद्रा का उपयोग लेन-देन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अमेरिका डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ये आजकल यानी कि अमेरिका डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, है ना? इसके बाद एक तो और है, ठीक है? लाइक बोले कि अगर सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व है बहुत ही ज़्यादा। वैसे ही ये कहा जा रहा है, ये इसलिए किया गया है कि मान लो को अगर एक बहुत सारे कंट्री मिलकर के यदि अगर इंडियन रुपीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे भी वो पैसा रिज़र्व रहेगा, वहाँ की भी जनता इंडियन रुपीज़ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कोई सामान लेके खरीद सकते हैं, तो हमारे लिए बेटर रहेगा, हम व्यापार भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे यूटिलाइज़ हो सकता है ना? तो ये बहुत ही बेनिफिट है। इसके मानदंड क्या-क्या हो सकते हैं? तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में लेन-देन व्यापक रूप से उपयोग हो सकता है, आसानी से परिवर्तनीय होगा, ठीक है? और देश में स्थिर वित्तीय बाज़ार में भी होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है कि रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ क्या-क्या हो सकते हैं? यानी कि हमें बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीयकरण अगर हमारे रुपया का हो सकता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा देशों में हमारा जब भारत का अगर मान लो कि भारत का जो रुपया है, वो चलेगा, उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? तो स्थिरता में कमी आएगी, बाहरी आघातों या फिर संकटों के प्रति अस्थिरता कम हो जाएगा, इसके साथ ही डॉलर की माँग में कमी आएगा। जो अभी देख रहे हैं अमेरिका के डॉलर है, उसकी डिमांड में कमी आएगा, क्योंकि एक मार्केट में एक ही कंपटीटर अगर रहेगा, तो उसका मोनोपोली होगा, उसका डिमांड बढ़ा रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे एक और 2, 4, 5 और आ जाएगा, तो एकदम सब इक्वली होगा। अब मतलब पब्लिक जो है जिससे मन चाहे जो भी पैसा अपना यूटिलाइज़ करेगी, ज़रूरी नहीं है कि खाली डॉलर ही यूज़ करेगी। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि डॉलर की माँग में कमी के कारण भारत में डॉलर की माँग कम होगी और भारतीय रुपये की मजबूती बनेगी। व्यवसाय करने की लागत को कम होगा, यानी कि व्यवसाय करने की लागत को कम मिल करेगा और प्रतिस्पर्धा में सुधार आएगी, यानी कॉम्पिटिशन में सुधार आएगा, विदेशी मुद्रा भंडार की कम आवश्यकता। तो ये भुगतान संतुलन स्थिरता रखने के लिए अपेक्षाकृत कम विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होगी, ठीक है? अच्छा, इसमें चुनौती क्या-क्या आ सकती है, यानी कि चैलेंजेस क्या-क्या है अंतर्राष्ट्रीयकरण, जो मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में क्या-क्या चुनौती हो सकती है, यानी कि चैलेंजेस क्या-क्या है? तो स्थिरता संबंधी चिंताएँ हो सकती है, वित्तीय बाजार के एकीकरण से मुद्रा की अस्थिरता, विदेशी संकटों से प्रभावित होने का खतरा बढ़ सकता है, विनियमन दरों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकता है, मौद्रिक नीति दुविधा, ट्रैफिन डायलेमा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही नैतिक चुनौतियां, मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण, ट्रिफिन डायलेमा सहित मौद्रिक नीति दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण मतलब हो जाएगा और इसके साथ ही देश की विदेशों में भी अपनी मुद्रा की मांग और अपनी घरेलू मुद्रा नीतिगत आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। कोई देश अपनी घरेलू मौद्रिक नीतियों को संतुलित रखने के लिए विश्व में अपनी मुद्रा की मांग को पूरा करने के लिए इसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है, उस स्थिति को ट्रिफिन डायलेमा कहा जाता है, ठीक है? रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के यानी कि रुपये जो है भारत के, सपोज करो, अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए कदम, यानी भारत के द्वारा क्या-क्या कदम उठाया गया है, तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता, भारतीय रुपया चालू खाता में पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए भारत ने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, ठीक है? विशेष वोस्ट्रा रुपया खाते, आरबीआई ने 22 देशों के बैंकों को पेमेंट सेटलमेंट के लिए भारतीय बैंकों में
एसआरवीए को खोलने की अनुमति देकर के देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए तंत्र किया है। कितने देश के लिए? तो 22 देशों ने आरबीआई के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके साथ ही कंटिन्यूअस लिंक सेटलमेंट का हिस्सा बनना, यानी कि सीएलएस जो है कंटिन्यूअस लिंक सेटलमेंट विदेशी मुद्रा लेन देन निपटान के लिए एक वैश्विक प्रणाली है और इसके साथ ही पेमेंट वर्सेस पेमेंट के आधार पर कार्य करती है। वर्तमान में सीएलएस जो है यानी कि कंटिन्यूअस लिंक सेटलमेंट, ये प्रणाली 18 मुद्राओं के लेन देन के निपटान किया जाता है और अन्य यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण द्विपक्षीय मुद्रा विनियमन समझौता जैसे श्रीलंका में हो गया। श्रीलंका में भारतीय रुपया एक नामित विदेशी मुद्रा के रूप में वैश्विक बॉन्ड बाजारों के रुपए मूल्यों में बॉन्ड जारी करने, जैसे कि मसाला बॉन्ड वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संबंधित सुर्खियां जो बहुत न्यूज में है। स्वर्ण समर्थित मुद्रा यानी कि गोल्ड बैक करेंसी क्या है? तो हाल ही में जिम्बाब्वे ने जिग नामक स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी किया है। किसने किया है? जिम्बाब्वे ने किया है। किस नाम से किया है? जिग स्वर्ण समर्थित किया है। ठीक है, ZZIG यानी जिग नाम से। ठीक है, स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी किया है। स्वर्ण समर्थित मुद्रा की बातें करें, स्वर्ण समर्थित मुद्रा निश्चित मूल्य सीधे स्वर्ण से जुड़ा होता है और स्वर्ण में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इसके तहत मुद्रा आपूर्ति उपलब्ध स्वर्ण भंडारण और सीमित होती है। इसका अपना अंतर्निहित मूल्य होता है। ये लंबे समय तक स्थिरता की क्षमता से युक्त होता है। फिएट करेंसी के बारे में हम लोग बातें करें तो फिएट करेंसी एक अंतर्निहित मूल्य का अभाव होता है। इसे सरकार के द्वारा वैध मुद्रा अर्थात लीगल टेंडर के रूप में जारी किया जाता है। इसका मूल्य आपूर्ति का मांग से निर्धारित होता है। यह किसी भी भौतिक वस्तु या समर्थित नहीं होता है। ठीक है, ये केंद्रीय बैंकों को आवश्यक मुद्रा छुपाने के लिए अधिक नियंत्रण प्रदान करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्यों चर्चा में है? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका न्यू हैम्पशायर प्रांत के ब्रिटेन वुड्स में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के लिए नए नियमों का सहमति बनाना। 1900 और इसमें टोटल कितने कंट्री शामिल है? तो 44 देशों को प्रतिनिधित्व भाग लेता है। 44 कंट्री शामिल है। एस्टैब्लिशमेंट पूछेगा तो 1944 में हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स संस्था का गठन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन और विकास बैंक IBRD, ये दोनों एक ही साथ एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, IBRD को अब विश्व बैंक यानी कि IBRD को विश्व बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाता है। निश्चित विनिमय दर व्यवस्था का शुभारंभ प्रत्येक देश को सोने या अमेरिकी डॉलर के आधार पर अपनी मुद्रा का एक निश्चित मूल्य निर्धारित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी स्पेशल वॉस टू रुपीज अकाउंट और डिजाइनेड फॉरेन करेंसी। ठीक है, हालांकि 1971 में 1973 के डॉलर विनियमन संकट के बाद स्थिर विनियमन की जगह विदेशी मुद्रा बाजार आधारित विनियमन दरों को बढ़ावा दिया गया है। 1971 में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता को निलंबित कर दिया गया है। मुद्रा व्यापार को बढ़ावा और ब्रिटेन वुड्स संस्था को मुक्त व्यापार के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बारे में हम लोग बातें करें। क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में IMF बोर्ड ने मिस्र के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंतर्गत एक्सटेंडेड अरेंजमेंट की समीक्षा पूरी कर ली है। किसके साथ? मिस्र के साथ। ठीक है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात करें तो ये तब दी जाती है जब कोई देश अर्थव्यवस्था की संरचना कमजोरियों की धीमी वृद्धि करना, इसके माध्यम से भुगतान संतुलन भागीदारी समस्याओं का सामना करना, जिनके समाधान में कुछ समय लग सकता है। और ये जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एक विस्तारित अवधि में देश की संरचनात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए आवश्यक नीति के ध्यान देने वाले व्यापक कार्यक्रमों का समर्थन करता है। बाहरी वित्त पोषण की बात करें तो वास्तविक या संभावित आवश्यकताओं को सामना करने वाले सभी सदस्य देशों इसके सहायता पाने के लिए पात्र हैं। ठीक है, IMF को 3 स्रोतों में धन प्राप्त होता है। कैसे कैसे होता है? तो एक SDR बुलियन के तौर पे 2023 की हम लोग बातें करें
ये कह रहे हैं कुल धन संशोधन 982 बिलियन, ठीक है। यानी कि आईएमएफ को 3 स्रोतों से धन प्राप्त होता है। वो स्रोत कौन-कौन है? तो कुल धन संशोधन बिलियन के तौर पे उधार देने की क्षमता, सॉरी फॉर दैट यार, ये रिजर्व कोटा है। देखो यहाँ पे ये कोटा कह रहा है, यानी कि एक मिनट, ये कोटा है, यानी कि इसके इतना है कि इतना डॉलर जो है इसमें रिजर्व होना चाहिए एसडीआर में। फिर इसके बाद बहुपक्षीय उधार समझौते या न्यू अरेंजमेंट टू बोरो, यानी कि उधारी, इसके बाद से आप उससे आईएमएफ से उधार वगैरह ले सकते हैं, वो डेटा कह रहा है। फिर द्विपक्षीय उधार समझौता बीबीएस, ठीक है, यानी कि आप जैसे कि द्विपक्षीय उधार समझौता के तहत भी ले सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसमें एसडीआर बिलियन 2023 की डेटा है 477, फिर 364, 141, कुल धन संशोधन बिलियन में 982 है, और 309, 278, 109, यानी कि टोटल हम बातें करें तो ये हो जाएगा, उधार देने की क्षमता 695 बिलियन है। यानी कि टोटल धन संशोधन बिलियन में कितना है? तो 982 है, और उधार देने की क्षमता 992 बिलियन है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बातें करें तो इसकी स्थापना 1944 में हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था, ठीक है। ये वैश्विक माइक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, भुगतान संतुलन संकट में सामना कर रहे देशों की मदद के लिए अल्पकालिक माध्यम से अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। इसमें सदस्य 191 देश है, भारत इसका सदस्य है। संगठन की संरचना की बात करें तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, यानी कि एक आईएमएफ में सर्वोच्च निर्णय लेने वाला एक निकाय है। इसके प्रत्येक सदस्य एक गवर्नर होते हैं और एक वैकल्पिक गवर्नर शामिल होते हैं। कार्यकारी बोर्ड की बात करें तो इसमें 25 सदस्य होते हैं। ये बोर्ड जो है आईएमएफ के दिन प्रतिदिन कार्य की देखरेख करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की बात करें, 24 सदस्यीय सलाहकार निकाय, इस सदस्य देशों को समूह को प्रतिनिधित्व शामिल है। मुख्य रिपोर्ट की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आईएमएफ जो है ये कौन कौन रिपोर्ट जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। आपको हो सकता है ऑप्शन में दे देगा WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, तो गलत हो जाएगा। ये आईएमएफ 2 रिपोर्ट पब्लिश करता है, एज इट इज, इसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आईएमएफ के ऋण के बारे में हम लोग बातें करें तो आईएमएफ आर्थिक संकट का सामना करने वाला देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जैसे हम लोग 1991 के समय हम आईएमएफ से हम लोग भारत जो है लोन लिया था, ठीक है। आर्थिक स्थिरता समृद्धि को बहाल करने वाली नीतियों को लागू करता है। विकास बैंकों के विपरीत आईएमएफ विशेष परियोजना के लिए ऋण नहीं देता है। आईएमएफ के वित्तीय साधन के प्रकार की बात करें तो जनरल रिसोर्स अकाउंट, इसके तहत आईएमएफ के द्वारा सदस्य देशों को गैर रियायती शर्तों बाजार आधारित ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान करती है। पावर्टी रिडक्शन, यानी कि पावर्टी को कम करने के लिए ग्रोथ ट्रस्ट, इसके तहत रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है और शून्य बाजार दरों पर यह निम्न आय वाले देशों को विविधता और जरूरतों के अनुरूप होती है। रेसिलियंस सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट की बात करें तो ये कम आय वाले देश संकट या सामना कर, जैसे कोई ऐसा देश है जो काफी रेसिलियंस सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट है और वो काफी संकट का सामना कर रहा है, जैसे श्रीलंका मान लो कितना प्रॉब्लम में गुजरा है ना, भारत ने भी कितना उसको हेल्प किया। जैसे इसके बाद श्रीलंका हो गया एंड अच्छा एक चीज याद रखना, जो ब्लैक लिस्ट होता है ना उन लोगों को नहीं दिया जाता है। जैसे कि कोई ब्लैक लिस्ट हो गया, जैसे कि ब्लैक लिस्ट में ये बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिनको शामिल किया जाता है। वर्तमान में जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है पाकिस्तान को, ठीक है, ईरान को। ईरान भी ब्लैक लिस्ट में था लेकिन बाहर आ चुका है तो ग्रे लिस्ट में है। एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया को भी ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, ठीक है, तो उन लोगों को नहीं मिलता है। तो अपन ध्यान में रखना, इसके कुछ मानदंड होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। तो वही कह रहा है कि चुनौती से निपटने के लिए कम ब्याज दरों पर दीर्घकालिक फंडिंग प्रदान करता है। गोल्ड ट्रेंच रिजर्व ट्रेंच आईएमएफ के द्वारा अपने सदस्यों को दिए गए ऋण प्रणाली की
ऋण प्रणाली को कहा जाता है। ठीक है, विश्व बैंक की हम लोग बातें करें तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक क्यों चर्चा में है, तो व्यवसाय के लिए वैश्विक कह रहा है कि अ, विश्व बैंक क्यों चर्चा में है, तो विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म है, ये संचालन शुरू हो गया है। ठीक है, विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये विश्व बैंक की हम लोग बात करें तो इसके हेड ऑफिस कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में इसके हेड ऑफिस है। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के समय हुआ था। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी यानी फाइनेंशियल और तकनीकी जो होता है यानी कि टेक्नोलॉजी की सहायता प्रदान करने के लिए, अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के लिए यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन करने के लिए दिया जाता है। समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इसके सदस्य जो है अभी वर्तमान में 189 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य है। और आईएमएफ में बात करें तो आईएमएफ में कितना कंट्री है, आईएमएफ तो 191 191 है और इसमें 189 है, याद रखना है। विश्व बैंक समूह में शामिल होने के योग्य होने के लिए देशों की पहली आईएमएफ में शामिल होना चाहिए। वैश्विक बैंक में निम्नलिखित 5 संगठन शामिल है। कौन कौन सा है, तो आईबीआरडी है, इसके बाद आईएफसी है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा है, निवेश विवादों को निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आईसीएसआईडी है। ठीक है, तो ये 5 कंट्री किस में शामिल है, यानी कि विश्व बैंक में 5 संगठन है, इसके ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसकी रिपोर्ट की बात करें तो कौन कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी करता है, रेसिपी फॉर द लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट जारी करता है, अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट जारी करता है, पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट जारी करता है। विश्व बैंक के समूह गारंटी प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है, तो विश्व बैंक समूह गारंटी वर्ष 2024 में शुरू किया गया था। ये विश्व बैंक समूह में सभी गारंटी प्रदान संस्थाओं के सभी गारंटी उत्पादों और विशेषज्ञों को बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी से जोड़ता है। इसका लक्ष्य है 2030 तक $20 बिलियन यानी कि वार्षिक गारंटी जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक बैंक गारंटी की बात करें, निजी ऋणदाताओं को बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के प्रदान किया जाता है। बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्षेत्र जहां की ऋण की अधिक जरूरत होती है, राजनीतिक संप्रभु जोखिम अधिक होते हैं, किसी परियोजना को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए लंबे समय से ऋण जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये प्लेटफॉर्म जो है निम्नलिखित 3 प्रकार के कवरेज करता है। कौन कौन करता है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्रकों को ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी है, व्यापार वित्त की गारंटी है और निजी क्षेत्रकों की परियोजना का सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए गैर वाणिज्यिक जोखिम के खिलाफ राजनीतिक जोखिम बीमा है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। विश्व बैंक के समूह की बात हम लोग करें, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आईबीआरडी ये मध्यम आय और ऋण योग्य निम्न आय वाले देशों को उधार देता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीआईए ये सबसे गरीब देशों के रियायती ब्याज मुक्त ऋण का अनुदान देता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें आईएफसी तो ये सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्था है जो विशेष रूप से निजी क्षेत्रों में केंद्रित है। ठीक है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की बात करें यानी मीगा के बारे में तो विकासशील देशों में विदेशी जो निवेश होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण की सुविधा प्रदान करता है। निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आईसीएसआईडी सब हम लोग 5 ये देखे हैं वर्ल्ड बैंक का, ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, संगठन है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग देखे हैं बट इसका कार्य हम लोग देखेंगे। विकासशील इसमें क्या है कि ये जो है बहुपक्षीय मीगा जो है विकासशील देशों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ये राजनीतिक जोखिम बीमा ऋण वृद्धि की सुविधा प्रदान करता है, जबकि निवेश विवाद के लिए निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आईसीएसआईडी है, ये सरकार और विदेशी निवेशकों के बीच निवेश संबंधी विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता सुलभ सेवा प्रदान करता है। आईबीआरडी और आईडीए मिलकर विश्व बैंक का निर्माण करते हैं। कौन कौन मिलकर के, आईबीआरडी और आईडीए दोनों मिलकर के विश्व बैंक का निर्माण करते हैं। विश्व बैंक समूह ये सभी 5 संस्था शामिल हैं। भारत में आईसीएसआईडी को छोड़कर सभी शेष चारों को संस्था को शामिल है, यानी भारत जो है
केवल ICSID का सदस्य नहीं है, यानी कि इसका भारत मेंबर नहीं है, बाकी इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, यानी चारों का है, ठीक है। भारत इसका मेंबर है। तो याद रखना है, कल हम लोग देखेंगे विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो चर्चा में है, ठीक है। ये सारा हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइज। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, समय बर्बाद बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये समय दोबारा आपके लौट के नहीं आने वाला है ना। और इसके बाद कौन सा वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे न्यू एस्पायरेंट हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक चैनल को मेरे जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। ओके गाइज, बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।